हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46, तुम ऐसे ही किसी पर ब्लेम नहीं कर सकती। ओबरॉय पैलेस। धुनकी अपने रूम में रेडी होकर खड़ी थी। वसुंधरा जी ने उसके लिए जो सामान भिजवाया था उसे पहनकर वो अच्छे से तैयार हो चुकी थी और सच में वो इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि इन महंगी साड़ी और ज्वेलरी की वजह से ही उसकी खूबसूरती बढ़ी थी, बल्कि आज उसने पूरा दुल्हन वाला 16 श्रृंगार किया था, तो बस उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग चुके थे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। सामने एक सर्वेंट खड़ी थी, जो उसे ही बुलाने आई थी। वो सर्वेंट धुनकी की तरफ देखते हुए बोली, आपको नीचे बड़ी मालकिन ने बुलाया है और कहा कि मैं ही आपको नीचे लेकर आऊं। धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और आगे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो दरवाजे पर आई, वेदिक वहां पर आकर खड़ी हुई और उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। धुनकी को नीचे में लेकर आऊंगी। धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वेदिका और उसके लिए कुछ करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। जरूर इसमें भी उसकी कोई साजिश होगी, इसलिए वो तुरंत बोली, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो सर्वेंट बेचारी वहीं पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वेदिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। मैंने तुमसे क्या कहा है? जॉब से निकाल दी जाओगी तो शायद समझ आ जाए। उसकी धमकी सुनकर अब वो सर्वेंट कैसे ही वहां पर रुक सकती थी, इसलिए वो तुरंत वहां से नीचे चली गई। धुनकी वेदिका की तरफ देखते हुए बोली, अब क्या चल रहा है तुम्हारे शातिर दिमाग में? कुछ अच्छा तो चल नहीं सकता, जरूर कुछ बेकार ही चल रहा होगा। अगर ऐसा है तो बता दो, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वेदिका मुस्कुराए और बोली, तुम्हें हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जो भी करूंगी, गलत ही करूंगी? यहाँ तो मैं सच में तुम्हारे भले के लिए तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए आई थी। पहले तो हमारे बीच लड़ाई स्वरांश को लेकर थी, लेकिन अब तो कोई लड़ाई है ही नहीं। मेरी शादी तो स्वरित से होने वाली और मैं स्वरित के साथ खुश हूँ और तुम स्वरांश के साथ, तो हमारा लड़ने का मतलब भी नहीं बनता। अब तो मैं तुम्हारी जेठानी और तुम मेरी देवरानी। उसकी वो चिकनी चुपड़ी बातों पर धुनकी को कुछ खास यकीन तो नहीं था कि वेदिका इतनी जल्दी बदल सकती है, लेकिन यकीन करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप वेदिका के साथ नीचे की तरफ बढ़ गई। वेदिका उसे पीछे से जाते देख बोली, तुम जेठानी, मैं देवरानी। मैं इस घर की मालकिन और तुम नौकरानी, और एक नौकरानी को उसकी हैसियत दिखाने से भला मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? ये बोलते हुए अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा शातिर हो गए। वो धुनकी के साथ साथ आगे की तरफ आई, जहां नीचे हॉल में वसुंधरा जी सबके बीच बैठी थी। उनके आसपास कई सारी औरतें थी, जो उनकी किटी पार्टी की दोस्त या फिर कुछ खास रिश्तेदार थी। धुनकी जब नीचे आई तो सब लोग उस पर हंसने लगे। धुनकी हैरान रह गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि सब लोग उस पर हंस क्यों रहे हैं। उसे तो खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई थी। जब वो खुद को आईने में देख रही थी तो फिर अब ऐसा क्या हुआ? कहीं वेदिका ने तो कुछ नहीं कर दिया? फिलहाल उसके दिमाग में यही चल रहा था और अब सब लोग हंसने के साथ साथ आपस में बातें भी किया जा रहे थे। वेदिका सबकी तरफ देखते हुए बोली, माफ करना, लेकिन हमारी इस बहुरानी को, मेरी देवरानी को इन सब रस्मों की जानकारी थोड़ी कम है, इसलिए उसे नहीं पता था कि आप सबके सामने उसे ऐसे नहीं आना, बल्कि अपना चेहरा छुपा कर आना है। पर मैं हूं ना, मैं उसे सब सिखा दूंगी। वो बोलते हुए वेदिका आगे की तरफ आए और अगले ही पल उसने धुनकी का चेहरा घूंघट से ढक दिया। धुनकी हल्का सा मुस्कुराई। अब वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, पर वो भी तैयार थी हर चीज को सहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्वरांश और धनंजय जी के लिए। इस घर में यही दो लोग थे जो उसके यहाँ पर रहने का कारण थे। वसुंधरा जी आगे आए और धुनकी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली,
अब सब लोग तुम्हारी मुंह दिखाई करेंगे और तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी खूबसूरती के हिसाब से तुम्हें तोहफे देंगे। उनकी बात सुनकर धुनकी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके बीच बातें होने लगी थी। दो तीन औरतें एक साथ उठी और धुनकी के सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ने धुनकी का घूंघट उठाया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। अगले की पल उसने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और उसे धुनकी की झोली में डाल दिया। धुनकी हैरान हुई, माना वो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे तो चीजों का लालच नहीं था, लेकिन किसी का यूं उसे 1 रुपया देना उसके लिए थोड़ा अजीब था। पर फिलहाल वो चुप रही। अब दूसरी औरत आए और उसने जाकर एक कुर्ती सूट उसकी झोली में रखा, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी का उतरा हुआ हो या फिर काफी पुराना हो। ना ही उस पर कोई पैकिंग थी और ना ही कोई ब्रांड का टैग। वसुंधरा जी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी और साथ ही साथ वेदिका भी इविल स्माइल के साथ धुनकी की तरफ देखते हुए बोली, अब पता चलेगी तुम्हें तुम्हारी औकात। बेशक से तुम ओबरॉय पैलेस में रह रही हो, बेशक से तुम स्वरांश ओबरॉय की बीवी बन गई हो, लेकिन तुम्हारी औकात तो अब भी एक पैसे की है। ये बोलकर उसने मुंह बनाया। वहीं अब एक और औरत आगे आए और उसने धुनकी की झोली में 5 रुपए का नोट रखा और वो भी फटा हुआ। अब धुनकी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए किया गया है। ओबरॉय पैलेस में आने वाले मेहमान इतने भी गरीब नहीं होंगे कि उसे इस तरह के तोहफे दे। उसने उन सबको अपनी झोली में इकट्ठा किया और कोई और उसके आगे आकर खड़ा हो, उससे पहले ही वो अपनी जगह से उठ गई। उसने खुद ही अपना घूंघट उठाया और सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप सब लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? एक एक करके क्यों आना? आप सब लोग एक साथ ही आ जाए और आपके पास जो भी है मुझे दे दीजिए। ज्यादा वक्त क्यों खराब करना? आप लोगों को और भी काम होंगे ना। इतने छोटे से काम के लिए आप लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर एक औरत भड़कते हुए बोली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हमसे तो ज्यादा जल्दी में तुम लग रही हो। कहीं तुम्हें हमारे दिए हुए तोहफे पसंद नहीं आए इसलिए तो तुम ऐसा नहीं कर रही? उसकी बात सुनकर धुनकी मुस्कुराए और बोली, आपके लिए तोहफे? आपको सच में लगता है कि मुझे वो तोहफे पसंद आने चाहिए? वसुंधरा जी गुस्से से बोली, हमारे मेहमानों के सामने अपनी जुबान सोच समझ कर खोलना। धुनकी मुस्कुराए और बोली, हाँ, बहुत अच्छे मेहमान हैं आपके। इनके सामने मुझे अपनी जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलनी चाहिए। बेशक से वो चाहे तो मेरे साथ कैसे भी पेश आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर वेदिका उसके पास आए और बोली, मुझे लगता है तुम्हें बुरा लग रहा है कि इन लोगों ने तुम्हें इस तरह के तोहफे दिए हैं, लेकिन अब मुंह दिखाई में नई बहू को उसकी खूबसूरती और उसकी औकात के हिसाब से ही तोहफे दिए जाते हैं। अब तुम्हारी औकात और तुम्हारी खूबसूरती इन्हीं तोहफों के लायक है तो क्या ही कहा जाए। तुम ऐसे ही किसी पर ब्लेम नहीं कर सकती। लोगों ने तुम्हें वही दिया जो तुम डिजर्व करती हो। वेदिका की बात सुनकर धुनकी ने वो सब कुछ जो उसकी झोली में था वो अब अपने हाथ में लिया और वेदिका के हाथ पर रखते हुए बोली, एक्चुअली मैं तो ये भी डिजर्व नहीं करती, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के हिसाब से मेरी खूबसूरती, मेरी औकात इन सब चीजों के हिसाब से है तो ये भी रहने दीजिए ना। ये देकर भी आप मुझ पर क्यों ही एहसान कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों से महंगे महंगे तोहफे चाहिए। अगर आप लोग बस मुझे अपना आशीर्वाद भी देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि आशीर्वाद उन लोगों का लगता है जिनके दिल साफ हो, जिनके दिल ही काले हो, उनसे क्या ही आशीर्वाद लूं। ये बोलते हुए उसने वसुंधरा जी की तरफ देखा। वसुंधरा जी गुस्से से कांपने लगी और बोली, तुम हमारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कर रही हो। धुनकी तुरंत बोली, अगर इज्जत और बेइज्जती का ख्याल आपको होता तो आप वो सब करती ही नहीं। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको मुझ तक रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो बाकी सब लोगों के सामने भी अपने घर का तमाशा बना दिया। ये जो लोग आए हैं ना, मुझे ये शगुन देने के लिए, मेरी मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए आए हैं। आपके सामने बेशक से मुझे उस तरह से ट्रीट करें,
जैसा आप चाहती हैं, लेकिन पीठ पीछे से वो मुझसे ज्यादा आपकी बुराई करेंगे। खैर, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इंसान समझ ना पाए उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझना ही ना चाहे उसे कभी नहीं समझाया जा सकता। चलती हूँ। इस रस्म में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये बोलकर वहां से जाने लगी। तभी वसुंधरा जी गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे मेहमानों के सामने हमें बेइज्जत करो। लगता है अब हमें इनके सामने ही तुम्हें तुम्हारी औकात। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी वहां पर धनंजय जी की आवाज गूंजी, किसी ने मुझे बताया नहीं, घर पर मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। पर बता दिया होता तो मैं पहले ही इस रस्म में शामिल हो जाता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। धुनकी अभी भी यही है। ये बोलते हुए वो धुनकी की तरफ देखने लगे और धुनकी, जो वहां से जाने वाली थी, उसके कदम एकदम से रुक गए। वो यहाँ पर रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब धनंजय जी को देखकर वो वहां से जा भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। धनंजय जी उसके पास आए और अगले ही पल उन्होंने धुनकी का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठा दिया। वो सारी औरतें जो सोच रही थी कि वसुंधरा जी अब उन्हें देखने के लिए कोई मसाला देगी, उनके चेहरे के रंग थोड़े फीके पड़ गए। धनंजय जी धुनकी की तरफ देखते हुए बोले, अगर तुम्हारी दादी सास होती तो वो इस रस्म में बहुत खुश होती। जब स्वरांश की माँ इस घर में बहू बनकर आई थी ना, उसने बहुत खुशियों से उसका स्वागत किया था और उसकी मुंह दिखाई पर उसने उसे ऐसा तोहफा दिया था कि अपनी सारी जिम्मेदारियां उस पर छोड़कर खुद हर चीज से फुर्सत हो गई थी, और अब तुम्हें भी वही तोहफा मिलेगा। धुनकी हैरानी से उनकी तरफ देखे जा रही थी। वही वसुंधरा जी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे और कहीं ना कहीं एक डर भी झलक रहा था। अगले ही पल अब धनंजय जी ने वसुंधरा की तरफ देखा और बोले, वसुंधरा चाबियां दो। वसुंधरा जी के होश उड़ गए। एक पल के लिए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वेदिका भी हैरान रह गई कि अब धनंजय जी कौन सी चाबियां मांग रहे हैं। तभी उनकी नजर वसुंधरा जी की साड़ी पर टंगी हुई चाबियों पर गई और एक चाबी तो सोने की थी, मतलब वो चाबी पक्का तिजोरी की थी। वसुंधरा जी जब अपनी जगह पर बिल्कुल बर्फ की तरह जमी खड़ी रह गई तो धनंजय जी एक बार फिर से बोले, क्या हुआ वसुंधरा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? हमने कुछ कहा है तुमसे। वसुंधरा जी हड़बड़ा कर बोली, जी पापा जी। धनंजय जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें हमारी बात सुन गई तो अब वो कर दो जो करने के लिए कहा है। वसुंधरा जी हैरानी से बोली, लेकिन ऐसे कैसे पापा जी? मेरा मतलब है, धुनकी अभी इस घर में नहीं नहीं आई है। आप उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही धनंजय जी बोले, अगर मैंने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा वसुंधरा बहू। क्या तुम ऐसा लगता है कि हम कोई फैसला नहीं ले सकते? और ये फैसला तो हमने बहुत पहले लिया था कि जब भी स्वरांश की बीवी आएगी तो हम उसे इस घर की सारी जिम्मेदारियां देंगे। तुम्हें भी तो अब इन सब जिम्मेदारियां से फुर्सत चाहिए होगी ना, तो तुम्हारा काम हमने आसान कर दिया। उनकी बात पर वसुंधरा जी बस दांत पीसते रह गई। वो उन्हें क्या बताती कि वो उनके लिए कोई तोहफा नहीं बल्कि एक सजा है। आज तक न जाने उन्होंने कितना कुछ इधर उधर किया था, कितना कुछ उन्होंने अपने भाई को दिया था, जो एक नंबर का नकारा था। कुछ कुछ दिनों में तिजोरी भरती रहती थी और वो उन्हें खाली करती रहती थी, लेकिन अब तिजोरी की चाबी धुनकी के हाथ में जाने वाली थी। वेदिका तुरंत बोली, लेकिन इस घर का बड़ा बेटा तो स्वरित है ना, तो चाबियां स्वरित की बीवी, मेरा मतलब है मुझे। धनंजय जी उसके बाद बीच में ही काट कर बोले, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। आइंदा हमें किसी बात पर टोकना मत। उनका ऐसा करारा जवाब सुनकर वेदिका तुरंत चुप हो गई। इस वक्त उसका मुंह देखने लायक था। वही धनंजय जी ने अब वसुंधरा की तरफ देखा और बोले, हमने तुमसे कुछ कहा है वसुंधरा। वसुंधरा जी ने अब अपने कांपते हुए हाथ से अपनी साड़ी से वो चाबियां निकाली और आगे बढ़कर धनंजय जी के हाथ पर रख दी। धनंजय जी ने मुस्कुराते हुए वो चाबियां ली और उन्हें धुनकी के हाथ पर रख दिया और साथ ही साथ अपने साथ पहले से ही लाया हुआ एक नेकलेस भी धुनकी की झोली में रखा। वो नेकलेस कोई साधारण नेकलेस नहीं था, बल्कि ओबरॉय खानदान का सबसे कीमती और सबसे पुराना नेकलेस था,
जो कई रेयर डायमंड से बना हुआ था। एक तरह का पुश्तैनी हार था। धुनकी धनंजय जी की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी दादाजी? मेरा तो अभी इस घर में रहना भी पूरी तरह से फाइनल नहीं है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। धनंजय जी ने अब उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, इस घर को छोड़कर कभी मत जाना, कभी भी नहीं, और स्वरांश को तो बिल्कुल मत छोड़ना। भगवान तुम्हें हिम्मत देगा और बहुत सारी खुशियां भी। ये बोलकर उन्होंने एक बार फिर से उसके सिर पर अपना हाथ रखा और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अब वसुंधरा जी गुस्से से धुनकी की तरफ देखने लगी और तुरंत उसकी तरफ बढ़ गई। धुनकी को एक अजीब सा डर लगने लगा था। एपिसोड 47। अब मैं इससे भी बढ़िया नाम सोचूंगी आपके लिए। ओबरॉय पैलेस। वसुंधरा जी आगे की तरफ आए और जैसे ही वो धुनकी के सामने आकर खड़ी हुई, उन्होंने बेहद नफरत से धुनकी को देखना शुरू किया और अगले ही पल उस पर अपना हाथ उठाने लगी, लेकिन उनका हाथ धुनकी के गाल को लगता उससे पहले ही धुनकी ने उनकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। वसुंधरा जी एकदम हैरान रह गई। वही वेदिका ने भी तुरंत अपने होठों पर अपनी उंगलियां रख ली थी। वो हैरान थी उस नज़ारे को देखकर। हालांकि वसुंधरा जी को धुनकी पर गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा नजारा उसने नहीं सोचा था। लेकिन अब तो जैसे उसे वसुंधरा जी की आंखों में आग नजर आ रही थी और धुनकी की आंखों में एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस। धुनकी उनकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी मुंह दिखाए पर आप मुझे ये तोहफा दे रही है सासू माँ? क्या बात है, आपको मेहमानों के सामने अपनी भी इज्जत की परवाह नहीं है क्या? ये बोलते हुए उन्होंने एक नज़र सब मेहमानों की तरफ देखा। सब की सब मजे लेते हुए वहां पर खड़ी थी, लेकिन धुनकी बेशक से उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और ना ही उसे वसुंधरा जी की कोई फिक्र थी, लेकिन वो ओबरॉय खानदान की इज्जत को ऐसे उछलने नहीं दे सकती थी। इसलिए तुरंत उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, आप सब लोग यहाँ से जाने का क्या लेंगे? चाय नाश्ते के लिए बैठी है क्या? अगर ऐसा है तो बता दीजिए, आपको पैक भी कर दूंगी, क्योंकि जितना आपको खाना चाहिए था और हमें खिलाना चाहिए था उतना तो हो चुका है ना। ये बोलते हुए उसने टेबल की तरफ देखा जो खाने पीने की चीजों से भरा हुआ था। सारी औरतों के चेहरे का रंग उड़ गया। वसुंधरा जी धुनकी को थप्पड़ लगाने वाली थी, लेकिन यहाँ तो थप्पड़ उन सब औरतों को लगा था और वो भी बहुत बड़ा बेइज्जती वाला थप्पड़। अब वो सब लाइन लगाकर एक एक कर वहां से निकल चुकी थी और उनके जाने के बाद अब एक झटके में धुनकी ने वसुंधरा जी का हाथ नीचे की तरफ झटक दिया। वसुंधरा जी की दर्द से आह निकल गई। धुनकी उनकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आप इतना तिलमिला जाएंगी। अभी तो दादाजी ने सिर्फ मुझे इस घर की चाबियां दी हैं, और वो भी मैं चाहती नहीं थी, उन्होंने मुझे खुद से दी हैं। सोचिए, अगर सब कुछ मेरे नाम हो गया तो आप तो कहीं की नहीं रहेंगी सासू माँ, है ना? वसुंधरा जी गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम हमें चिढ़ा रही हो? धुनकी मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल भी नहीं, बस आपको आईना दिखा रही हूँ। आईना आपके चेहरे का और आपके स्वभाव का। मुझे नहीं लगता अभी आप इतनी बूढ़ी हुई है कि आप इस घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती, लेकिन फिर भी दादाजी ने ये जिम्मेदारियां मुझे दे दी। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, शायद आपका असली चेहरा देख लिया होगा। वो चेहरा जो एकदम घिनौना है। वसुंधरा जी की गुस्से से मुठिया कस गई और उनके एक्सप्रेशंस देखकर धुनकी मुस्कुराए और बोली, चाटना नहीं आता मुझे, जो बाकी सब लोगों को आता है। ये बोलते हुए उसने एक नजर वेदिका की तरफ देखा। वेदिका की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू? धुनकी मुस्कुराए और बोली, मैंने तुम्हें तो कुछ कहा ही नहीं। अब तुम्हें मिर्ची लगी तो खुद सोचो कि क्यों लगी, और रही बात मेरी और आपकी सासू माँ, तो आप एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुपचाप आपकी बदतमीजी या फिर आपका ये टॉर्चर बर्दाश्त करूंगी। हाँ, मैंने मिस्टर स्वरांश ओबरॉय से शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस घर की कोई एहसानमंद हूँ या फिर मैं इस घर में बंद कर रह जाऊंगी। अगर मुझे यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन जिस तरह से दादाजी मुझसे पेश आ रहे हैं ना, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अब तो इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है,
तो इस घर को छोड़कर मेरा कहीं और जाना बनता ही नहीं। आपको लगता है कि आप मुझे डराकर, धमकियां देकर या फिर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करके मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगी, तो भूल जाए। अब तो मैं मैदान में आ चुकी हूँ, और जब धुनकी मैदान में आए तो बहुत बड़े बड़े मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अब देखना यह है कि आप मैदान छोड़कर भागती है या फिर अपने हाथ खड़े करती हैं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ चाबियां का गुच्छा जोर से ऊपर की तरफ किया और फिर अगले ही पल उसे कैच भी कर लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एटीट्यूड लाजवाब था और वसुंधरा जी अंदर से जल बुनकर राख हो चुकी थी। उनका बस नहीं चल रहा था, वरना अभी इसी वक्त वो धुनकी को खत्म कर देती। वेदिका आगे की तरफ आए और बोली, ये जो तुम हमें एटीट्यूड दिखा रही हो ना, बहुत जल्दी तुम्हारा ही एटीट्यूड चला जाएगा। जब इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आएंगी, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी मुस्कुराकर बोली, अगर ऐसा होना होता तो आज दादाजी ये चाबियां मुझे नहीं देते, वो तुम्हारी और सूरत की शादी का इंतजार करते, पर ऐसा नहीं हुआ, तो अब खुद सोचो कि क्यों नहीं हुआ। और रही बात मेरी, तो एक बात अब तुम मेरी कान खोल कर सुन लो। क्या कहा था तुमने कि तुम जेठानी और मैं देवरानी? होता होगा कहीं घरों में कि देवरानियां दब कर रहती होगी, लेकिन मैं और तुमसे दब जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ख्वाब भी मत देखना। आइंदा अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो उस बदतमीजी का जवाब तुम्हें बदतमीजी में ही मिलेगा। ये बोलकर धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और फिर उसने सामने टेबल की तरफ देखा, जहां मिठाइयों के डिब्बे भी रखे हुए थे। उसने एक लड्डू उठाया और वसुंधरा जी की तरफ बढ़ाकर बोली, खाना चाहेंगी क्या? आज आपकी इस बहू की मुंह दिखाई की रस्म थी। असली चेहरा तो आपने मेरा आज देखा होगा ना, इसलिए मुंह मीठा कीजिए। वसुंधरा जी ने उस लड्डू की तरफ देखा और अगले ही पल उसे दूर झटक दिया। वो सीधा जमीन पर जा गिरा। धुनकी के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वो वसुंधरा जी से उलझना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके संस्कारों में नहीं था बड़ों से बदतमीजी करना, लेकिन जब बड़े अपनी समझदारी भूल जाए तो उन्हें कई बार इसी तरह सबक सिखाना पड़ता है, ताकि वो जो रास्ता भटक गए हैं वो वापस सही रास्ते पर आ जाए। वसुंधरा जी गुस्से से कांपते हुए वहां से चली गई और उनके पीछे पीछे वेदिका भी। धुनकी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे नहीं पता दादाजी, आपने मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी, लेकिन अगर आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगी। ये बोलकर वो मुस्कुराए और उसने सामने की तरफ देखा, जहां पर घर का मंदिर था, लेकिन उसने कभी वहां पर पूजा होते नहीं देखी थी। पूजा होती भी कैसे? जो घर की लक्ष्मी थी, वो तो षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आती थी। धुनकी मुस्कुराए और सीधा उस पूजा घर में आ गई। उसने अपने स्लीपर्स बाहर उतारे और अपने सिर पर वापस दुपट्टा ओढ़ लिया। दीपक जलाकर वो अपने हाथ महादेव जी की मूर्ति के सामने जोड़ते हुए बोली, मुझे हिम्मत दीजिएगा महादेव। हर हर महादेव। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज, स्वरांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने उसका लैपटॉप था, लेकिन लैपटॉप पर वो सारी फाइल्स नहीं थी जो उसे चाहिए थी। वो अकाउंट चेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैपटॉप पर जो सॉफ्टवेयर था उसमें उसे बस कर्ट मंथ का अकाउंट नजर आ रहा था। इससे पहले कंपनी में कितने पैसे आए, कितने इन्वेस्ट किए गए, कितने का लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और ये सब देखते हुए स्वरांश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में बाकी सब महीनों की कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो। उसने तुरंत फोन करके कंपनी के अकाउंटेंट को अपने पास बुलाया। कुछ ही देर में हरीश जी उसके केबिन के बाहर खड़े हुए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया। स्वरांश ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। हरीश जी जानते थे कि किसी भी वक्त स्वरांश उन्हें अपने केबिन में बुला सकता है। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। स्वरांश उनकी तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है हरीश जी? मतलब पिछले सब महीने के अकाउंट की इंफॉर्मेशन कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में अकाउंट से लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं?
कोई भी अपडेट नहीं है। हरीश जी अपना सर झुकाकर बोले, माफ कीजिए छोटे मालिक, लेकिन जब भी महीना खत्म होता है तो सॉफ्टवेयर में से पिछले महीने का सारा अकाउंट क्लियर कर दिया जाता है, जिससे कि अकाउंट में क्या कुछ है और क्या नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन उड़ जाती है। हरीश जी की बात सुनकर स्वरांश गुस्से से बोला, लेकिन ये सब करने की जरूरत ही क्या है? अगर इंसान अपना पिछले महीने का अकाउंट नहीं देख सकता तो फिर क्या जरूरत है इतने महंगे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की? मुझे जानना है कि इस साल हमने कितने प्रॉफिट का बिजनेस किया, हमारा कितना लॉस हुआ, हमने दूसरों की कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया और दूसरों ने हमारी कंपनी में कितने इन्वेस्ट किया। मुझे सही इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे नहीं पता आप ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाकर देंगे, लेकिन अगर मेरे पास कल सुबह ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो आप मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। हरीश जी की आंखों में नमी तैर गई। उन्हें स्वरांश में वो नजर आ रहा था जो वो कब से देखना चाहते थे। धनंजय जी हमेशा बिजनेस में बहुत सख्त थे। वो एक भी चीज इधर से उधर नहीं होने देते थे, लेकिन जब से बिजनेस की बागडोर पूरी तरह से स्वरित के हाथ में आई थी, स्वरित हद से ज्यादा घोटाले करता था। हरीश जी ये सारी बातें जानते थे, लेकिन वो स्वरित से कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि स्वरित कोई प्रूफ नहीं छोड़ता था। हरीश जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात स्वरांश से कहे, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि स्वरांश स्वरित से बहुत प्यार करता है और अगर वो उसे स्वरित के बारे में कुछ कहेंगे तो स्वरांश बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। स्वरांश गुस्से से बोला, अब यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हैं आप? चले जाए यहाँ से, वरना मुझे नहीं पता मैं गुस्से में आपसे क्या कुछ कह दूंगा और मैं आपके साथ बदतमीजी बिल्कुल नहीं करना चाहता। हरीश जी फीका सा मुस्कुराए और बोले, आप फिक्र मत कीजिए छोटे मालिक, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको सारा डाटा ला कर दूंगा। ये बोलकर वो वहां से चले गए और उनके जाने के बाद दरवाजे पर खड़ा स्वरित अंदर आया। स्वरित ने वो सारी बातें सुनी थी जो स्वरांश और हरीश जी के बीच हुई। हरीश जी जब दरवाजे से निकल रहे थे तो स्वरित ने तिरछी सी नजरों से उन्हें देखा और उसकी नजरें हरीश जी ने भी खुद पर महसूस की। स्वरित अब मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आया और बोला, क्या चल रहा है? स्वरांश गुस्से से बोला, मुझे समझ में नहीं आता भाई, आप ये सब चीज कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? आपको पता है सॉफ्टवेयर में अकाउंट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आई मीन इट्स सो रिडिकुलस ना। मुझे सब कुछ जानना है, लेकिन हरीश जी कह रहे हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? उसकी बात पर स्वरित मुस्कुराया और बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें सारा डाटा चाहिए ना? मैं तुम्हें हरीश जी से मंगवा दूंगा। उनके पास होगा सारा डाटा, वो बस इधर उधर रखकर भूल गए होंगे। किसी फाइल में सेव किया होगा उन्होंने। डोंट वरी, और तुम तो जानते हो कि ओबरॉय इंडस्ट्रीज का अकाउंट्स इतना बड़ा होता है कि सब कुछ एक सॉफ्टवेयर में रखना मुश्किल हो जाता है। स्वरांश तुरंत बोला, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा सकता है। बेशक से जितनी बड़ी मर्जी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन उसे सेव किया जा सकता है भाई, और ये बात आप। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिस पर लिखा था, मैंने आपका एक निकनेम सोचा है मिस्टर स्वरांश ओबरॉय, लेकिन पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। क्या मैं आपको बताऊं? अगर पसंद आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। वो मैसेज पढ़कर स्वरांश के चेहरे पर पता नहीं क्यों लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ चुकी थी। वो ब्लश कर रहा था और उसके एक्सप्रेशंस देखकर स्वरित जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या है उसके फोन पर जो स्वरांश इतना खुश नजर आ रहा है। उसे स्वरांश की खुशी से जलन हो रही थी। अभी स्वरांश सोच ही रहा था कि वो धुनकी के मैसेज का रिप्लाई हाँ या ना में करें। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज पॉप अप हो गया और उसमें लिखा था, मिस्टर खडूस ओबरॉय, और साथ में एक स्माइली थी जिसमें मुंह पिचका हुआ था। उसे मैसेज को देखकर अब स्वरांश के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो गई। वो धीमे से बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये नाम देने की?
ये बोलते हुए उसने सामने से एंग्री इमोजी भेज दिए और ओबरॉय पैलेस में रूम में बेड पर बैठी हुई धुनकी हंसने लगी। वो बोर हो रही थी और सोच रही थी कि वो अपना टाइम पास कैसे करें। तभी उसने प्रियांशी से स्वरांश का नंबर लिया और उस पर मैसेज किया। वो जानती थी कि नाम पढ़ते ही स्वरांश भड़क उठेगा और उसे ऐसा ही कोई रिप्लाई देगा। उसने तुरंत मैसेज टाइप किया, एक तो मैंने इतना अच्छा नाम दिया आपको, बिल्कुल आपके नेचर से मिलता जुलता, और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मैं इससे भी बढ़िया नाम सोचूंगी आपके लिए। ये बोलकर अब उसने साथ में एक लाफिंग इमोजी ऐड की। स्वरांश ने उस मैसेज को पढ़ा और एक बार फिर से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जैसे वो मुस्कुराना चाहता नहीं था, लेकिन वो मुस्कुराहट भी कमबख्त उसके चेहरे पर अपना कब्जा किया जा रही थी। अगले ही वो अपनी जगह से उठा और सुरित की तरफ देखते बोला, मैं चलता हूँ भाई, बाकी सब अब आप देख लीजिएगा, कल से वापस ज्वाइन करूंगा। ये बोलकर वो केबिन से बाहर निकल गया। वहीं उसके केबिन से बाहर निकलते ही सुरित ने अपने फोन से किसी को मैसेज किया। एपिसोड 48, कोई बात नहीं, मुझे पछताना भी मंजूर है मिस्टर शाय ओबरॉय। मुंबई। जैसे ही स्वरांश को धुनकी का मैसेज आया, वो अपने केबिन से बाहर निकल चुका था। वो उसके निकनेम पर डिस्कशन कर रही थी और उसके मैसेज पढ़कर स्वरांश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है या वो खुश हो रहा है। क्योंकि धुनकी के मैसेजेस पढ़कर कभी वो मुस्कुरा रहा था तो कभी गुस्से से मुंह बना रहा था, और यूं ही अपने फोन पर धुनकी को टेक्स्ट करते हुए वो अब अपने केबिन से बाहर निकलकर नीचे पार्किंग एरिया की तरफ आ गया था। वही उसके जाते ही स्वरित ने अपने फोन से किसी को मैसेज कर दिया था और उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए थे। वही स्वरांश आकर अपनी गाड़ी में बैठा। उसने अपने फोन पर चेक किया जहां धुनकी का मैसेज आया हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, एक और नाम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा मिस्टर नमूना ओबरॉय। ये वाला बता दीजिए कैसा लगा। आएंगे तो ये नाम आपको मेरे लिबों पर मिलेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस मैसेज में लिबो वर्ड लिखा देखकर स्वरांश की आंखों के सामने धुनकी के नाजुक से होंठ चलने लगे थे। वो फड़फड़ाते हुए होंठ जिन्हें वो ना जाने कितनी ही बार चूम चुका था, उन्हें याद करते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना फोन साइड में रखा और फिर थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे नमूना कहा है ना तुमने? एक बार मैं घर आ जाऊं फिर बताता हूं कि नमूना कौन है। पंगे ले रही हो ना तुम मुझसे? तुम्हें मैं बताता हूं कि तुम्हारे लिबों पर मेरा ये नाम होगा या फिर कुछ और। ये बोलते हुए उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अगले ही पल उसकी गाड़ी ओबरॉय पैलेस के लिए निकल गई थी। अभी वो कुछ ही दूरी पर आया था कि उसका ध्यान एक बार फिर से अपने फोन पर जाने लगा। उसने धुनकी को रिप्लाई नहीं किया था तो धुनकी का मैसेज भी सामने से अब नहीं आया था। पर पता नहीं क्यों उसे धुनकी के मैसेज का इंतजार था, इसलिए उसका ध्यान बार बार उसके फोन की तरफ जा रहा था। वही धुनकी अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसे स्वरांश के रिप्लाई का इंतजार था, लेकिन जब स्वरांश ने काफी देर तक रिप्लाई नहीं किया तो उसने अपना फोन साइड में रखा और बिस्तर से उठते हुए बोली, पता नहीं मिस्टर नमूना ओबरॉय कब आएंगे। एक काम करती हूँ, उनके आने से पहले पहले ये रूम जो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है समेट देती हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और रूम को समेटने लगी। तभी उसका हाथ स्वरांश की तस्वीर पर लगा और वो तस्वीर एकदम से नीचे गिरने लगी। अगले ही पल धुनकी ने उसे अपने हाथों में संभाल लिया। अगर वो नीचे गिर जाती तो उसका कांच टूट जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन धुनकी की धड़कनें अब तेजी से बढ़ चुकी थी। वो एक बेचैनी सी महसूस कर रही थी। वो इन सब चीजों में बिलीव रखने वाली नहीं थी, लेकिन अब उसे सच में स्वरांश की फिक्र हो रही थी। वो खुद से ही बोली, प्लीज गॉड मिस्टर स्वरांश ओबरॉय की सुरक्षा करना, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने उन्हें समझने में बहुत गलती की है, लेकिन आप प्लीज उनका ख्याल रखना। ये बोलते हुए वो सच में जैसे अपने खुदा को याद करते हुए स्वरांश की सलामती मांग रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वरांश इस वक्त अपनी गाड़ी चला रहा था, पर अचानक ही उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसे फॉलो कर रहा है, और एक आध गाड़ी नहीं बल्कि दो तीन गाड़ियां जो उसे टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन टेक ओवर कर भी नहीं रही थी। स्वरांश फ्रंट मिरर से उन गाड़ियों की तरफ देख रहा था और उन्हें नोटिस कर रहा था। अभी तक वो गाड़ियां सिर्फ उसके पीछे चल रही थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं की गई थी। पर स्वरांश को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्द ही उनकी तरफ से हरकत भी की जाएगी, इसलिए उसने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज कर दी। अगले ही पल उन गाड़ियों की स्पीड भी तेज हो गई और उनमें से खिड़कियों में से आदमी बाहर निकले और अपने हाथों में पकड़ी हुई गन से स्वरांश की गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। स्वरांश के होश उड़ गए। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से उस पर अटैक किया जाएगा। पहले सुबह एक्सीडेंट करने की कोशिश और अब सरेआम फायरिंग। वो सच में हैरान रह गया था। उसकी ड्राइविंग पर से एक पल के लिए उसका कंट्रोल छूट गया था, लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से खुद को संभाला और संभलकर ड्राइविंग करने लगा। वो बार बार कभी दाएं हो रहा था और कभी बाएं, क्योंकि उसके पास इस वक्त कोई वेपन भी नहीं था जिससे वो उन लोगों का सामना करता। ना ही कोई गन थी और ना ही कोई और हथियार, इसीलिए उसका वहां से जाना ही बेहतर था। वो यूं ही अपनी जिंदगी नहीं गंवा सकता था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों के सामने धुनकी का चेहरा घूम रहा था। वो लोग जो उस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे, उनकी स्पीड भी अब बढ़ती जा रही थी। वही स्वरांश खुद को संभालने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने एक झटके से अपनी गाड़ी रोक दी। वो लोग जो उस पर फायरिंग कर रहे थे वो भी एक पल के लिए रुक गए और अगले ही पल स्वरांश ने अब अपनी गाड़ी गोल गोल घुमाए और सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आते हुए देख वो लोग हैरान रह गए थे। उन्हें तो लगा कि स्वरांश यहाँ से भाग कर जाएगा, लेकिन वो तो उनकी ही तरफ आने लगा था। वो लोग इतने ज्यादा हैरान हो गए थे कि ना अब वो स्वरांश पर अटैक कर पा रहे थे और ना ही उसके दिमाग को समझ पा रहे थे। स्वरांश अब उनकी गाड़ियों के बिल्कुल करीब आया और अगले ही पल उनकी गाड़ियों के बगल से होकर वहां से तेज स्पीड से निकल गया। वो लोग तुरंत अपनी गाड़ी स्वरांश की गाड़ी की तरफ घुमाने लगे, लेकिन उनकी गाड़ियां आपस में टकराने लगी थी। वो तीन गाड़ियां सड़क पर एकदम से रोड जाम करके खड़ी हो गई थी। अब उन्हें स्वरांश का प्लान बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका था। वही स्वरांश ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। अब वो गाड़ियां उसके पीछे नहीं आ रही थी, लेकिन स्वरांश अभी भी शॉक में था। उसकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि कोई उस पर इस तरह से अटैक करे। तो फिर आखिर आज सुबह से उसके साथ हो क्या रहा है? अब उसका दिमाग पूरी तरह से ठनक चुका था। कुछ ही देर में वो ओबरॉय पैलेस पहुंचा और उसने एक झटके से गाड़ी रोकी। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन जब किसी पर अटैक हो और उस इंसान को इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस हो तो वो इंसान खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है। लेकिन जब किसी को इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना हो, ऐसे में उस इंसान की हालत खुद ब खुद खराब होगी। स्वरांश ने अपना दिमाग तो लगा लिया था, लेकिन अगर शायद स्वरांश की जगह कोई और होता तो अब तक तो उसका काम खत्म हो चुका होता। स्वरांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, ये सब क्या था? लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? पहले मुझे लगा शायद सुबह का एक्सीडेंट इत्तेफाक है, लेकिन नहीं, वो इत्तेफाक नहीं था। अगर वो इत्तेफाक होता तो अभी जो कुछ हुआ वो नहीं होता, और जो कुछ अब हुआ है उसके बाद वो इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। ये बोलते हुए अब उसने अपनी आंखें खोल ली थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, कोई तो है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। कहीं ये वही इंसान तो नहीं जो धुनकी के पीछे भी पड़ा है? मैं धुनकी को प्रोडक्ट कर रहा हूँ क्या, इसीलिए तो वो इंसान मेरी जान के पीछे नहीं पड़ गया? पर कोई इंसान इतना वाहियात कैसे हो सकता है? एक लड़की के साथ इतनी घटिया और घिनौनी हरकत करना और दूसरी तरफ उसे प्रोटेक्ट करने वाले के पीछे भी पड़ जाना। पर तुम जो कोई भी हो, ना तुम स्वरांश ओबरॉय को कोई खरोच पहुंच पाओगे और ना ही उसकी बीवी धुनकी ओबरॉय को। ये बोलकर वो एक पल के लिए खुद भी शांत हो गया था जब उसे रियलाइज हुआ कि अभी अभी उसने क्या कहा। उसकी धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ गई थी और अब उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई और सांसें और भी ज्यादा लंबी और गहरी। वो परेशान होते हुए बोला, धुनकी धुनकी तो ठीक होगी ना? कहीं किसी ने उसे तो कोई नुकसान? ये बोलते हुए वो चुप हो गया था।
वो ऐसी कोई बात इमेजिन भी नहीं करना चाहता था। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ आया। वसुंधरा जी जो कब से उसका इंतजार कर रही थी ताकि उसे बता सके कि उसकी बीवी ने आज उनके साथ क्या किया है। उन्होंने तुरंत उसे रोकना चाहा। वो उसे रोकते हुए बोली, स्वरांश रुको, हमें तुमसे कोई बात करनी है। लेकिन स्वरांश ने पूरी तरह से उन्हें इग्नोर किया और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में चला गया। जब वसुंधरा जी ने उसे यूं ऊपर की तरफ जाते हुए देखा तो अगले ही पल उन्होंने सामने टेबल पर रखा हुआ वास जोर से अपना हाथ मारकर नीचे जमीन पर गिराया और बोली, इस लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। वो लड़का जो मेरे पीछे मासी माँ कहकर घूमता रहता था, अब वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा। ये घर जो मेरे इशारों पर चल रहा था वो पूरी तरह से मेरे हाथों से निकल गया। मैं जिस घर पर हुकूमत करती थी उसकी तिजोरी की चाबियां तक मेरे पास नहीं है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए वो गुस्से से कांप रही थी और अब अपनी जगह से उठकर सीधा अपने रूम में चली गई। लेकिन रूम में आकर भी वो शांत नहीं हुई बल्कि अपना सारा सामान उठाकर वो इधर उधर फेंकने लगी थी। वेदिका जो उन्हें शांत करने के इरादे से वहां पर आई थी, जब उसने उन्हें यूं इधर उधर टकराते हुए और अपनी चीजें फैलाते हुए देखा तो वो दरवाजे पर खड़ी रह गई। नागिन के बिल में घुसकर वो अपने आप को डंक नहीं मरवाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश जो अभी अभी अपने कमरे में पहुंचा था, वो जल्दी से अंदर की तरफ आया और उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। वो धुनकी को ढूंढ रहा था लेकिन धुनकी उसे कहीं नहीं मिली। अचानक ही उसे धुनकी की आवाज सुनाई दी जो बालकनी की तरफ से आ रही थी। वो जल्दी से उसके पास आया और अगले ही पल उसने धुनकी को देखते ही उसे अपने सीने से लगा लिया। धुनकी एकदम शॉक्ड रह गई। वो फोन पर प्रियांशी से बात कर रही थी, लेकिन अब उसके हाथों से फोन छूकर नीचे जमीन पर गिर चुका था और वो पूरी तरह से स्वरांश की बाहों में सिमटी हुई थी। स्वरांश की सांसों की गहराई बता रही थी कि वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, इसलिए धुनकी ने भी उसे कुछ नहीं कहा और कुछ पल यूं ही उसके सीने से लगी रही। पता नहीं क्यों लेकिन उसकी भी बेचैनियों को जैसे एक पल के लिए करार मिल गया था। कुछ पल बाद स्वरांश बोला, तुम ठीक तो हो ना? बोलते हुए उसने धुनकी को खुद से अलग किया और उसके कंधों को पकड़कर उसके चेहरे को देखने लगा। वही धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैं तो ठीक हूँ मिस्टर स्वरांश ओबरॉय, लेकिन आप ठीक नहीं है। स्वरांश तुरंत बोला, क्यों? क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता चला क्या? तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी। वो नहीं चाहता था कि धुनकी को उस अटैक के बारे में पता चले जो अभी अभी उस पर हुआ। वो धुनकी को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वही धुनकी मुस्कुराए और बोली, मुझे नहीं पता था कि एक ही दिन के ऑफिस के चक्कर में आपका ये हाल हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि हम दोनों की शादी यूं ही हुई जबरदस्ती। मुझे क्या पता था कि आपके अंदर का तो रोमियो पति जाग जाएगा। आपने तो ऑफिस से आते ही मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी इतनी याद आ रही थी। उसकी बात सुनते हुए अचानक ही स्वरांश के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। जहां अब तक वो नर्वस और परेशान नजर आ रहा था, वहीं अब उसके चेहरे का रंग एकदम लाल होता जा रहा था। उसने तो कभी ये प्यार जैसी चीजें महसूस भी नहीं की थी, लेकिन अब पता नहीं धुनकी के साथ उसे क्या हो रहा था कि उसके चेहरे का रंग बदल जाता था। स्वरांश को ब्लश करते हुए देखकर धुनकी मुस्कुराए और बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है मिस्टर ओबरॉय। स्वरांश ने सवालिया नजरों से उसे देखा। धुनकी मुस्कुराकर बोली, मैंने आपके लिए एक परफेक्ट नाम सोच लिया है। आप पर सूट भी करता है और क्यूट भी है। स्वरांश ने तुरंत पूछा, कैसा कैसा नाम? धुनकी मुस्कुराए और बोली, मिस्टर शाय ओबरॉय। उसके मुंह से वो नाम सुनकर स्वरांश की आंखें बड़ी हो गई। धुनकी अब खुद से उसके करीब हुई और उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, पहले मैंने कभी आपको शर्माते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज मैंने जिस तरह से आपको शर्माते हुए देखा है ना, मुझे लगता है ये नाम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। स्वरांश तुरंत बोला, तुम पंगे ले रही हो मुझसे धुनकी, बहुत पछताओगी।
धुनकी बड़े एटीट्यूड से बोली, कोई बात नहीं, मुझे पछताना भी मंजूर है मिस्टर शाय ओबरॉय, लेकिन अब तो मैं आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। हाय कितना क्यूट है ना। ये बोलते हुए वो हंसने लगी तो उसकी हंसी पर स्वरांश ने अब उसे और भी ज्यादा गहरी नजरों से देखा। तभी नीचे गिरे फोन से प्रियांशी की आवाज आई, अगर तुम दोनों का एक दूसरे का नामकरण रखना खत्म हो गया हो तो प्लीज धुनकी मेरी भी बात सुन लो। उसकी आवाज सुनकर धुनकी तुरंत नीचे की तरफ झुकी और अगले ही पल उसने अपना फोन उठाया। वहीं जब वो नीचे गिरी तो उसका दुपट्टा भी हल्का सा नीचे की तरफ सरक गया और अब जब वो ऊपर की तरफ उठी तो वो अपना पल्लू ठीक करना भूल गई और स्वरांश की नजरें उसके क्लीवेज पर ठहर गई। साड़ी के ब्लाउज में धुनकी का क्लीवेज अब उभर कर आ रहा था। वो हमेशा उसे लिटिल फिगर कहकर चिढ़ाता था, लेकिन आज उसका फिगर लिटिल कहीं से नजर नहीं आ रहा था। एपिसोड 49। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लिटिल फिगर थोड़ा ग्रो करने लगा। ओबरॉय पैलेस। धुनकी और स्वरांश दोनों बालकनी में खड़े थे और धुनकी फोन पर प्रियांशी से बात कर रही थी। वो तो पहले से ही फोन पर प्रियांशी से बात कर रही थी। तभी स्वरांश आया और स्वरांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया क्योंकि वो डरा हुआ था, जिसकी वजह से धुनकी के हाथों से फोन नीचे जमीन पर गिर गया था और अब उसने अपना वही फोन उठाया तो वो प्रियांशी की बात का जवाब देते हुए बोली, कुछ कुछ निकनेम जैसा डिस्कस नहीं कर रहे थे हम तो, ज्यादा जुबान मत चला, ये बता तूने मुझे फोन क्यों किया था। सामने से प्रियांशी की आवाज आई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। रहने दे तू, अभी मेरे साथ यही डिस्कस कर रही थी कि तू मेरे खड़ूस भाई को क्या निकनेम दे। अब उनके सामने ज्यादा मासूम मत बन। उसकी बात सुनते हुए धुनकी ने नजर उठाकर स्वरांश की तरफ देखा जो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था और उसका फोन अभी भी स्पीकर पर था। मतलब सब कुछ स्वरांश सुन रहा था और स्वरांश के आईब्रो अब ऊपर की तरफ उठ चुकी थी। धुनकी जल्दी से बोली, तू बकवास ही कर रही है और मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, चल हट यहाँ से, निकल। ये बोलकर उसने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वहां से जाने लगी। स्वरांश जो अब तक उसे तिरछी नजरों से देख रहा था, अब अचानक ही उसने धुनकी का हाथ कसकर थाम लिया। धुनकी का दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा। उसे स्वरांश से डर भी लग रहा था और जिस तरह से उसने उसका हाथ पकड़ा था, उसे एक बेचैनी से भी महसूस हो रही थी। स्वरांश ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा तो वो पल्लू, जो उसने कहीं ना कहीं अब संभाल लिया था, वो एक बार फिर से हल्का सा नीचे सरक गया। स्वरांश की नजरें एक बार फिर से उसके क्लीवेज पर टिक गई और जब धुनकी ने उसकी नजरें खुद के क्लीवेज पर देखी तो उसका गला सूखने लगा। वो तुरंत बोली, ये यहाँ क्या देख रहे हैं आप। ये बोलते हुए उसने अपना पल्लू जल्दी से संभाला। स्वरांश शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, यही कि लिटिल फिगर लिटिल नहीं रहा। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लिटिल फिगर थोड़ा ग्रो करने लगा। उसकी बात पर धुनकी का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। पहले उसे स्वरांश की ऐसी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब तो वो स्वरांश की बातों पर गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं, लेकिन उसका बुरा हाल जरूर हो रहा था। वो जल्दी से वहां से जाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे मुझे नीचे जाना है। अब मैं इस घर की बहू हूँ और इतनी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं तो मुझे जाकर देखना होगा किचन में डिनर बना कि नहीं। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। वही उसकी जिम्मेदारी वाली बात सुनकर स्वरांश थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे लगा शायद सच में धुनकी भागना चाहती है इसीलिए बहाना बना रही है। उसने दोबारा धुनकी को उसकी कमर से पकड़ लिया और अपनी तरफ घूमते हुए बोला, तुम तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देती। धुनकी हैरानी से बोली, सवाल सवाल कैसे सवाल। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, यही कि तुमने मेरा निकनेम क्या सोचा है। धुनकी झट से बोली, अभी अभी तो मैंने आपको बताया था, मिस्टर शाय ओबरॉय, क्या आप भूल गए। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, मैं तो नहीं भूला, लेकिन इस वक्त शाय मैं तो नहीं हूँ, इस वक्त तो शाय मुझे कोई और ही लग रहा है। धुनकी मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मुझे तो कोई शाय फील नहीं हो रहा।
चेहरा आपका लाल होता है मिस्टर शाय ओबरॉय, मेरा नहीं, और हाँ, हटिए यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम है। ये बोलकर उसने लगभग से स्वरांश को धक्का दिया और वहां से जाने लगी। स्वरांश ने अब उसे रोका नहीं बल्कि उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, लेकिन मुझे तुम्हारा ये नाम नहीं एक्सेप्ट। जाकर मेरे लिए एक ढंग का नाम ढूंढो। बार बार मुझे स्वरांश ओबरॉय कहा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर मैं भी तुम्हें सबके सामने लिटिल फिगर कहूंगा। बेशक से फिगर लिटिल नहीं है लेकिन फिर भी कहूंगा। उसकी बात सुनते हुए धुनकी ने पलटकर उसे घूर कर देखा। स्वरांश ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया तो धुनकी के बदन में एक झुनझुनी सी दौड़ गई। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और टेबल पर रखी हुई चाबियां उठाकर अपनी कमर में लगाने लगी। वो उन चाबियों का भार उठा नहीं पा रही थी इसलिए उन्हें उसने साइड में रख दिया था, लेकिन अब उसे वो चाबियां उठाते देख स्वरांश के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो उन चाबियां को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। वो तुरंत बोला, ये चाबियां तुम्हारे पास कैसे आई? धुनकी उसका सवाल सुनकर रुक गई। वो पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये चाबियां, ये घर की चाबियां हैं। वो आज दादाजी ने मुझे ये चाबियां मुंह दिखाई की रस्म पर दी। उन्होंने कहा कि अब मुझे इस घर को संभालना है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अजीब लगा मिस्टर शाय ओबरॉय पर। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी क्योंकि स्वरांश उसके बिल्कुल करीब आ गया था। स्वरांश ने उसके हाथों से वो चाबियां ली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, शायद दादाजी ने तुम्हें इस जिम्मेदारी के लायक समझा होगा। तुम्हें पता है, पहले मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि दादाजी ने मुझे ओबरॉय इंडस्ट्रीज का सीईओ क्यों बनाया, जबकि मेरा तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो बस यूं ही अपनी जिंदगी मजे से गुजरने वाला था, लेकिन जब आज मैं ऑफिस गया तो मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना। शायद स्वरित भाई उन सब चीजों को हैंडल तो कर सकते हैं लेकिन अकेले नहीं। शायद दादाजी चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर ओबरॉय इंडस्ट्रीज को संभालें और इसीलिए अब उन्होंने ये जिम्मेदारी भी तुम्हें दी क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि घर की जिम्मेदारी तुम अच्छे से संभाल सकती हो। बिकॉज वेदिका तो। ये बोलते हुए वो चुप हो गया था। धुनकी तुरंत बोली, अपनी ही दोस्त की तारीफ नहीं करेंगे क्या आप? स्वरांश ने उसे तिरछी नजरों से देखा। धुनकी झट से बोली, वो तो बहुत कूल है, पढ़ी लिखी है, ऊंचे घराने की है, मॉडर्न है, पूरी दुनिया की समझ है उसे, और कहाँ मैं, जिसे ना कपड़े पहनने की अकल, ना बोलने की, ना मेरी कोई हैसियत, ना मेरी। अभी वो बोल ही रही थी कि स्वरांश ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख लिया और उसके चेहरे पर झुक गया। धुनकी के फालतू में चलते हुए होठों को वो कैसे बंद करने वाला था, ये उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे। धुनकी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। स्वरांश ने एक गहरी सांस ली। धुनकी ने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, डिनर डिनर का वक्त हो गया है और मुझे मुझे जाकर देखना है कि डिनर अच्छे से बना या नहीं। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया। पता नहीं कैसे वो रुक गया था, लेकिन अगर धुनकी सच में एक आधा शब्द भी और बोल जाती तो वो खुद को रोक नहीं पाता। उसने जैसे ही धुनकी के सिर के पीछे से अपना हाथ हटाया, धुनकी ने एक गहरी सांस ली और तुरंत वहां से बाहर की तरफ भाग गई। स्वरांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो अब अपने क्लोजेट की तरफ आया और उसने अपने लिए कपड़े निकाले। एक टी शर्ट और लोअर लेकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ धुनकी किचन में आए और आकर डिनर की तैयारियां देखने लगी। तभी वसुंधरा जी वहां पर आए। उन्होंने जब धुनकी को वहां पर देखा तो उनका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वही वसुंधरा जी ने एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, आज कोई मुझे डिनर का मेनू पूछने क्यों नहीं आया? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, क्योंकि आज पूरा मेनू धुनकी मैडम ने डिसाइड किया है। उन्होंने कहा कि आज के बाद लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों वही देखेंगी। वसुंधरा जी दांत पीसते हुए बोली, और वो कौन होती है ये सब देखने वाली? अभी वो बोल ही रही थी कि धुनकी ने अपनी कमर से चाबियां का वो गुच्छा निकाला और अपने हाथ में उछालने लगी। उसके हाथों में वो चाबियां देखकर वसुंधरा जी का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गया।
अगले ही पल वो मुंह बनाते हुए किचन से बाहर की तरफ चली गई। धुनकी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई। वो वसुंधरा जी को चिढ़ाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वसुंधरा जी की हरकतें ही ऐसी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाती थी। वही वसुंधरा जी गुस्से से कांपती हुई वापस अपने रूम में आ गई थी और आकर आईने के सामने खड़ी हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आईने में दिखाई दे रही उनकी परछाई भी उनका मजाक उड़ा रही है। वो गुस्से से पागल हो गई और अगले ही पल उन्होंने वहां रखा हुआ कांच का वास उठाकर सीधा आईने पर दे मारा और वो आईना एक पल में चकनाचूर हो गया। वसुंधरा जी गुस्से में अपने बालों को नाचते हुए बोली, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी मैं उस लड़की की। ये बोलते हुए वो लंबी और गहरी सांस ले रही थी। वेदिका ने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वेदिका अंदर की तरफ आए और बोली, यूं खुद को नुकसान पहुंचाने से और चीज तोड़ने से कुछ नहीं होगा आंटी जी। अगर आपको उसे सबक सिखाना है तो आप शांति से काम लीजिए। अपना दिमाग ठंडा रखिए, क्योंकि ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। हमें उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना है। उसके लिए हमें मिलकर सोचना होगा। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी ने खुद को शांत किया। वहीं वेदिका के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे। तकरीबन 15-20 मिनट बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होने लगे। धनंजय जी भी आए और मुस्कुराने लगे। आज तो डिनर की खुशबू उन्हें उनके रूम तक महसूस हुई। वो आकर अपनी हेड चेयर पर बैठे और दूसरी हेड चेयर पर स्वरित बैठने लगा, लेकिन तभी उसका फोन बजा और वो अपने फोन की तरफ देखने लगा। उसी वक्त स्वरांश वहां पर आया और आकर यूं ही उस हेड चेयर पर बैठ गया। उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि हेड चेयर पर फैमिली का हेड या फिर वो इंसान बैठता है जो उसकी फैमिली में कुछ अलग ही लेवल होता है। वो तो बस दादाजी के लिए ये सब बातें सोचता था। अपने और स्वरित के लिए तो उसने ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं था। पर उसे हेड चेयर पर बैठते हुए देख धनंजय जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। उनका तो हमेशा से ख्वाब था कि स्वरांश बिजनेस को लीड करे और उसकी बीवी घर को संभाले। हाँ, अगर वो बाहर जॉब करना चाहती है, अपना बिजनेस करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, वो उसकी मर्जी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी वो बखूबी संभाले और आज उन्हें अपना ख्वाब सच होता हुआ नजर आ रहा था। स्वरित गुस्से से स्वरांश की तरफ देख रहा था। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए दूसरी चेयर पर बैठ गया, लेकिन जब वसुंधरा जी आई तो गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई स्वरांश, इस चेयर पर बैठने की। स्वरांश ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर एक नजर अपनी तरफ। वो झट से बोला, क्या हुआ मासी माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? इस चेयर पर नहीं बैठना चाहिए था क्या मुझे? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन मुझे लगा नॉर्मली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वसुंधरा जी दांत पीसते बोली, तुम तो रहने ही दो, ये मत शो करो कि जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ आता है तुम्हें और सोच समझकर ही तुमने सब कुछ किया है। पहले तो अपनी बीवी को इस घर की मालकिन बना दिया और अब स्वरित की जगह भी लेने पर तुले हुए हो। स्वरांश हैरानी से बोला, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मासी माँ कि मैं स्वरित भाई की जगह लूंगा? स्वरित तुरंत बोला, स्वरांश बिल्कुल सही कह रहा है मॉम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, और स्वरांश अगर इस चेयर पर बैठ भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? हेड चेयर पर तो कोई भी बैठ सकता है ना? वसुंधरा जी भड़कते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, हेड चेयर पर सिर्फ और सिर्फ घर का मुखिया बैठ सकता है। एक तरफ तुम्हारे दादाजी बैठते हैं और दूसरी तरफ तुम। तो फिर आज स्वरांश की हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? स्वरांश हैरान रह गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोला, सॉरी, अगर आपको ऐसा लगा कि मैं जानबूझकर यहाँ पर बैठा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। आप बैठ जाए यहाँ पर भाई, मुझे यहाँ नहीं बैठना। ये बोलते हुए वो वहां से साइड हट रहा था, लेकिन सुरित ने झट से उसका हाथ पकड़ा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और आज के बाद तुम यही बैठोगे। तुम प्लीज मॉम की बातों का बुरा मत मानो। तुम जानते हो ना,
पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान है। उद्धरण चिन्ह। स्वरांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी धनंजय जी बोले, यहाँ पर सिर्फ लड़ाई होती रहेगी या फिर बैठकर खाना भी खाया जाएगा? जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा रहे और अब से स्वरांश वहीं बैठेगा जहाँ वो बैठा है। हमें नहीं लगता कि हमें इस बात पर कोई बहस करनी है, इसलिए सामने से शुरुआत भी ना की जाए। उनकी बात सुनकर स्वरांश अब चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। वसुंधरा जी ने गुस्से से मुठियां कस ली थी। स्वरांश उनकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी मासी माँ, पर मैं सच में सुरत भाई की जगह नहीं लेना चाहता, और रही बात धुनकी की तो दादाजी ने उसे ये जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी, और अच्छी बात है ना, आपको भी अब थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी। मुझे धुनकी पर पूरा ट्रस्ट है, वो इस घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से संभालेगी। उसकी बात सुनकर धुनकी मुस्कुराई। पता नहीं क्यों, लेकिन स्वरांश का उस पर यकीन करना और उसका साथ देना उसके लिए सच में बहुत मायने रखता था। धनंजय जी मुस्कुराए और बोले, हमने कुछ सोच समझकर ही धुनकी को इस घर की जिम्मेदारी दी है, और अगर किसी और को लगता है कि वो हमसे ज्यादा समझदार है तो वो उसकी राय है। हमें किसी और की राय से अपनी राय बदलने की आदत नहीं है। अब ये डिस्कशन यही खत्म होता है। ये बोलकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और धुनकी ने जल्दी से डिनर उनकी प्लेट में सर्व कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। धनंजय जी का और स्वरांश का सपोर्ट उसके लिए सच में किसी ख्वाब जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा, पर अब जैसे उसे स्वरांश के लिए कुछ फील सा होने लगा था। उसकी नजरें बार बार खुद ब खुद स्वरांश पर जा रही थी, और स्वरांश भी सोच रहा था कि कब धुनकी उसके पास आकर बैठेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चाहता था कि धुनकी और वो एक साथ खाना खाएं। एपिसोड 50। मैंने वो किया जो मेरा मन कर रहा है। ओबरॉय पैलेस। जब धुनकी ने सबको डिनर सर्व कर दिया तो अब वो चुपचाप वहां पर खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबके साथ बैठकर खाए या नहीं। मतलब अगर जिम्मेदारी उस पर है तो पहले उसे अपनी जिम्मेदारी ही निभानी चाहिए। लेकिन तभी धनंजय जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या बात है बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें डिनर नहीं करना क्या? धुनकी कुछ बोलती उससे पहले ही स्वरांश बोला, डिनर क्यों नहीं करेगी? मुझे नहीं लगता इसने सुबह से कुछ खाया होगा। आओ इधर, आओ, बैठकर खाना खा लो। ये बोलते हुए वो थोड़ा हिचकिचा गया। वहीं धनंजय जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो धुनकी की तरफ देखते हुए बोले, हाँ, जाओ जाकर स्वरांश के पास बैठो और खाना खाओ। वैसे भी तुम दोनों को खाना तो अब एक साथ खाना होगा ना, दोनों पति पत्नी हो तो अलग अलग कैसे खा सकते हो? धुनकी ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। धनंजय जी मुस्कुराते हुए बोले, इस घर की रिवायत है कि यहाँ पर हर दंपति जोड़ा अगर डाइनिंग टेबल पर एक साथ है तो वो एक साथ ही खाएंगे। वो बात अलग है, अगर दोनों में से कोई यहाँ पर मौजूद नहीं तो दूसरा इंसान अकेले खा सकता है, लेकिन अगर दोनों यहीं पर मौजूद है तो उन्हें एक साथ ही खाना खाना होगा। अब जाओ, जाकर अपना खाना खाओ। उनकी बात सुनते हुए धुनकी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर स्वरांश की तरफ बढ़ गई। वो स्वरांश के साथ आकर बैठी और अगले ही पल उसकी नजरें स्वरांश की तरह उठ गई। स्वरांश भी उसी की तरफ देख रहा था। अभी तक उसने एक निवाला भी नहीं खाया था, जबकि बाकी सब ने तो खाना खाना शुरू कर दिया था और अब वो भी चैन से खाने वाला था। वही दूसरी तरफ वसुंधरा जी की गुस्से भरी नजरें अभी भी स्वरांश और धुनकी पर थी। उन दोनों को इस तरह से खुशी खुशी अपनी गृहस्थी में आगे बढ़ते हुए देख इस वक्त उनके तन बदन में कैसी आग लग रही थी, ये उनके चेहरे की एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था। अचानक ही वो अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। उनके जाने पर स्वरांश ने उनकी तरफ देखा और वहां से उठने लगा। स्वरित ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मॉम को मैं समझा लूंगा। अभी फिलहाल वो थोड़ा नॉर्मल नहीं है तो तुम उन्हें ज्यादा कुछ मत कहो, ऐसे वो बेवजह तुम पर भी गुस्सा करेगी। स्वरांश तुरंत बोला, पर मुझे उनकी फिक्र हो रही है भाई।
स्वरित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जानता हूँ, लेकिन उनका गुस्सा अगर जायज होता तो ठीक था, लेकिन उन्हें भी तो समझना पड़ेगा कि धुनकी अब इस घर की बहू है। उसका भी इस घर पर पूरा हक है और अब से इस घर की सारी जिम्मेदारियां उसे ही संभालनी है, और साथ ही साथ बिजनेस भी तुम्हें, क्योंकि मेरा तो अब इन सब चीजों से मन उठ चुका है। मैं तो वैसे भी इतने सालों से ये सब कर ही रहा था। अब कुछ वक्त मुझे भी तो आराम मिलना चाहिए ना, है ना? ये बोलकर वो मुस्कुराया तो स्वरांश भी हल्का सा मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में खाना फिनिश हुआ तो धुनकी ने अपने और स्वरांश के बर्तन उठाए और दूसरे सर्वेंट ने बाकी सब के बर्तन उठाने शुरू कर दिए। सब लोग वहां से जा चुके थे। स्वरांश साइड में खड़ा था और धुनकी की तरफ देख रहा था। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि धुनकी वॉक करने के लिए बाहर गार्डन एरिया में जाएगी या फिर सीधा रूम में जाएगी। अगर वो रूम में जाएगी तो उसे भी रूम में जाना है, और अगर वो वॉक करने के लिए बाहर जाएगी तो उसे भी बाहर जाना है। धुनकी किचन से बाहर निकली और स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ क्यों खड़े हैं मिस्टर शाय ओबरॉय? कुछ चाहिए क्या? स्वरांश तुरंत बोला, क्यों, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए होगा? धुनकी ने उसके सवाल पर उसे घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए बोले, अब ये तो आपको पता होगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो आपको चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पर खड़े हैं। स्वरांश भी एटीट्यूड से बोला, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। ये बोलकर उसने सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वही धुनकी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जाए, वैसे भी मुझे वॉक करने के लिए बाहर गार्डन में जाना है। उसकी बात सुनकर स्वरांश के कदम वहीं रुक गए और उसके मन में यही चल रहा था कि क्या ये बात धुनकी कुछ पल पहले नहीं बोल सकती थी। अगर ऐसा होता तो वो उसके साथ लड़ाई करते हुए ऊपर जाने की बात नहीं करता। अब वो भी अचानक से घूमा और अंगड़ाई लेते हुए बोला, एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ी वॉक मैं भी कर लूँ। वो क्या है ना कि मैंने खाना ज्यादा खा लिया। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगा। धुनकी तुरंत बोली, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे लगा आप रूम में जा रहे हैं तो मैं सोच रही थी मैं भी ऊपर रूम में चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे थकावट थोड़ी ज्यादा हो रही है तो शायद आज मुझसे वॉक होगी नहीं। एक काम करती हूँ, आप जाए बाहर गार्डन एरिया में, मैं हमारे रूम में जा रही हूँ, आप वॉक करके आ जाएगा। उसकी बात सुनकर स्वरांश हैरान रह गया। वो उसी के लिए तो बाहर गार्डन में जा रहा था, लेकिन यहाँ तो धुनकी उसे धोखा देकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर रूम में जाने भी लगी थी। स्वरांश उसकी तरफ देखते ही रह गया, लेकिन अगर अब वो कहता कि उसे वॉक नहीं करनी है तो धुनकी को उस पर शक हो जाता, इसलिए वो चुपचाप बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ गया। वहीं सीढ़ियां चढ़ते हुए धुनकी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो पलट कर स्वरांश की तरफ देख रही थी, जो मुंह बनाते हुए बाहर जा रहा था। धुनकी ऊपर अपने रूम में आए और आकर बिस्तर लगाने लगी। कल रात तो उनके तकिया पता नहीं कहां पर घूमने फिरने निकल गए थे, लेकिन आज उसने उन तकियों को अच्छे से लगाया था। हालांकि उसके दिल में स्वरांश के लिए फीलिंग पैदा होने लगी थी, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए इतनी भी कंफर्म नहीं थी कि इतनी जल्दी इस रिश्ते में आगे बढ़ जाए, और वैसे भी शादी से पहले एक रात उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद उसके दिल में इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर बैठा हुआ था। वो बालकनी की तरफ आए और उसकी नजरें नीचे स्वरांश पर गई जो मच्छरों से लड़ाई कर रहा था। वो बार बार मच्छरों को पकड़कर मारे जा रहा था और उसे यूं देखकर धुनकी की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज सुनकर स्वरांश जो नीचे खड़ा था, उसने तुरंत ऊपर की तरफ देखा और उसे खुद पर हंसते हुए देख उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अगले ही पल धुनकी तुरंत बालकनी का पर्दा लगाकर अंदर की तरफ आ गई। वो जानती थी कि अब स्वरांश उससे लड़ने के लिए जरूर ऊपर आएगा, और ऐसा ही हुआ। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि स्वरांश उससे लड़ने के लिए ऊपर रूम में आ भी गया। जैसे ही वो रूम में आया, वो धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हें। धुनकी जो बिस्तर पर आखिरी तकिया रख रही थी, वो तुरंत बोली, क्यों? अब मेरे हंसने से भी आपको प्रॉब्लम है क्या मिस्टर शाय ओबरॉय? स्वरांश तुरंत बोला, तुम्हारे हंसने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से तुम मुझ पर हंस रही थी ना, उससे प्रॉब्लम है मुझे।
ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था। धुनकी ने नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोली, साइड हटिए। स्वरांश तुरंत बोला, नहीं हटूंगा। धुनकी हैरानी से बोली, अरे, ऐसे कैसे नहीं हटेंगे? मुझे बिस्तर लगाना है। स्वरांश ने बिस्तर की तरफ देखा और बोला, बिस्तर लग चुका है और कितना बिस्तर लगाना है तुम्हें? हम दोनों के बीच तकिए तो लगा दिया तुमने, अब क्या यहाँ पर गहरी खाई खुदवानी है? और ये तकिए तो तुमने ऐसे लगाए हैं जैसे हम दोनों कभी साथ में सोए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो चुप हो गया था। वही धुन की सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। वो धीमे से बोली, क्या क्या कहा आपने मिस्टर शाय ओबरॉय? हम दोनों साथ में सोए हैं मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। स्वरांश के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो धुनकी को कैसे ही ये सच बताए कि शादी से एक दिन पहले उसके साथ स्वरित नहीं बल्कि वो था, इसीलिए तो उसने धुनकी से शादी की। अभी तो उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हुआ भी नहीं था। ऐसे में अगर वो धुनकी को सब सच बता देता तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करती और फिर शायद उसे छोड़कर भी चली जाती। इस डर ने ही स्वरांश को बांध कर रखा हुआ था। वो तुरंत बोला, कुछ कुछ भी नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कभी तुम्हारे साथ सोऊंगा ही नहीं। बेशक से हम दोनों की शादी कैसे भी हुई हो, जबरदस्ती हुई हो या झूठ बोलकर, लेकिन हमारी शादी तो हुई है ना। बीवी तो तुम मेरी हो और हर पति का हक होता है अपनी बीवी के साथ सोना, और मैं अपना हक लेकर रहूंगा। ये बोलते हुए उसने उन दोनों के बिस्तर के बीच लगे हुए तकियों को हटाना शुरू कर दिया। धुनकी हैरान रह गई। वो झट से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर शाय ओबरॉय? छोड़िए इन्हें, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, बहुत अजीब सा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश उन तकियों को साइड में फेंक कर बोला, तुम्हें जो लगता है लगे, मुझे ये तकिए मेरे बिस्तर पर नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। ये बोलकर वो चुपचाप बिस्तर की तरफ बढ़ गया और धुनकी वही खड़ी रह गई। उसने स्वरांश की तरफ देखा, जो आराम से बिस्तर पर लेट चुका था। धुनकी कुछ वक्त उसे यूं ही देखती रही और फिर अपना तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। स्वरांश ने उसे सोफे की तरफ जाते हुए देखा तो हैरान रह गया। यहाँ वो बिस्तर पर तकिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसकी बीवी तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गई। वो जाकर सोफे पर सो गई। स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है? धुनकी तुरंत बोली, आपने वो किया जो आपका मन कर रहा था, मैंने वो किया जो मेरा मन कर रहा है। मुझे सोफे पर सोना है तो मैं सोफे पर ही। स्वरांश तुरंत बोला, इट मीन्स तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। धुनकी झट से बोली, इसमें यकीन की बात कहाँ से आ गई मिस्टर शाय ओबरॉय? स्वरांश अपनी जगह से उठा और बोला, बात तो यही है ना, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन होता तो तुम्हें ये तकिए लगाने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर मैंने हटा दिया तो तुम्हें इतना इशू नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन तुम तो जाकर सोफे पर सो गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है धुनकी। उसकी बात सुनकर धुनकी उसकी तरफ देखती रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही स्वरांश बोला, ओके फाइन। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझे जबरदस्ती तुम्हारा यकीन चाहिए भी नहीं। जब तुम्हें यहाँ पर आकर सोना हो, आकर सो जाना, और अगर नहीं आकर सोना तो तुम्हारी मर्जी। मैंने आज तक किसी से जबरदस्ती नहीं की, तुम्हारे साथ भी नहीं करूंगा। ये बोलकर उसने अपना सिर तकिए पर रखा और खुद को ब्लैंकेट से थोड़ा कवर कर लिया। धुनकी अभी भी उसकी तरफ देख रही थी। वो तो बस यूं ही स्वरांश को परेशान कर रही थी। उसे क्या पता था कि स्वरांश सच में उससे गुस्सा हो जाएगा। वो अपनी जगह पर कुछ देर यूं ही बैठी रही और फिर तकिया लेकर वापस बिस्तर पर आई। उसने स्वरांश की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी। वो धीमे से बोली, मिस्टर शाय ओबरॉय। लेकिन स्वरांश ने आंखें खोलकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो उसके बगल में लेटी और तकरीबन 5 मिनट उसे यूं ही देखती रही। स्वरांश ने अचानक ही दूसरी तरफ करवट ले ली। धुनकी का दिल बेचैन सा होने लगा। वो हल्का सा आगे की तरफ सरक गई, जिससे अब वो स्वरांश के थोड़ा करीब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल उसके करीब होने की।
वो तकरीबन 10 मिनट यूं ही स्वरांश को देखती रही। वही स्वरांश ने अब एक बार फिर से करवट ली और जैसे ही उसने करवट ली, उसकी नजर धुनकी के चेहरे पर गई जो बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था। धुनकी सरक सरक कर उसके काफी करीब आ चुकी थी। अब धुनकी सांसों ने भी गहरा होना शुरू कर दिया था और स्वरांश भी बस हैरानी से उसकी तरफ देखता ही रह गया। उनके बीच मुश्किल से 2-3 उंगलियां का गैप होगा, या फिर शायद वो भी नहीं। उन दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। स्वरांश तुरंत पीछे की तरफ हटते हुए बोला, मैं जाकर सोफे पर सो जाता हूँ। ये बोलकर वो उठता उससे पहले ही धुनकी ने उसके कमर पर अपना हाथ रख दिया। स्वरांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। धुनकी हल्का सा उसके करीब हुई और अगले ही पल वो उसके सीने से सिमट गई। स्वरांश का दिल धक सा रह गया। एक पल के लिए तो उसकी हार्ट बीट ही स्किप हो गई थी। वही धुनकी धीमे से बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको मिस्टर शाय ओबरॉय। मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। मैं बस यूं ही आपको परेशान कर रही थी और कुछ नहीं। ये बोलते हुए उसने हल्की सी नजरें उठाकर स्वरांश की तरफ देखा। वही स्वरांश की नजरें भी उस पर टिकी थी और अब धुनकी ने वापस अपना चेहरा स्वरांश के सीने से लगा लिया था। स्वरांश ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बस उसके सीने में जो धक धक हो रही थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। कभी सोचा नहीं था उसने कि उसे भी इस तरह के एहसास होंगे, लेकिन धुनकी ने तो जैसे उसके दिल के तार ही हिला दिए थे। उसने भी अपने हाथ धुनकी की कमर पर रखे और फिर धीरे धीरे अपना हाथ धुनकी की पीठ पर ले आया। धुनकी की सांसें हलक में अटकने लगी। सिर्फ वही जानती थी कि इस वक्त उसके दिल में क्या खलबली मची हुई है। एक तरफ अब उसे खुद पर ही हैरानी हो रही थी कि वो ऐसे कैसे स्वरांश के बिल्कुल करीब आकर उसके सीने से सिमट गई, और दूसरी तरफ उसे स्वरांश पर भी हैरानगी हो रही थी कि उसने उसे कुछ क्यों नहीं कहा। वरना ये तो वही स्वरांश है ना जो उसे अपने आसपास भी महसूस नहीं करना चाहता था। पर कुछ भी हो, सुकून तो उन दोनों को ही महसूस हो रहा था। शायद आज तक वो दोनों जिस अकेलेपन को महसूस कर रहे थे, वो अब दूर होने लगा था। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।